अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी, द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 यूनानी लफ्ज़ों का मजमूआ है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रॉन मीन्स स्मॉल, माइक्रॉन का मतलब है छोटे, और बायोलॉजिया मीन्स स्टडिंग लाइफ। छोटे जानवरों की लाइफ को स्टडी करना, जानदारों की लाइफ को स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। Hence, microbiology is a study of microorganisms and their activities. Microorganisms are those जो आम आँख से नज़र ना आ सकें, मतलब हम उनको, बैक्टीरिया को, वायरस को आम आँखों से देख ना सकें, जिनको देखने के लिए हमें कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़े, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़े, तो उसको हम, उनकी जानवरों की स्टडी को, जानदारों की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। It is concerned with form, structure, reproduction, physiology, metabolism and identification of microbes. इसका ताल्लुक़ है उनकी शक्लों के साथ, उनकी साख्तों के साथ, उनके रिप्रोडक्शन, कैसे वो एक से डबल होते हैं, इसके साथ कैसे वो उनके अंदर चीज़ें काम करती हैं, फिजियोलॉजी के साथ उनके अंदर खाना हज़म कैसे होता है, उनके सारे प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म के साथ, और माइक्रोब्स की आइडेंटिफिकेशन के साथ। मतलब माइक्रोबायोलॉजी में हम ये सारा कुछ कंसर्न होते हैं, सबसे हमारा ताल्लुक़ होता है। It includes the study of their distribution in nature, their relationship to each other and to other living organisms, the beneficial and the detrimental effects on man, and the physical and chemical changes they make in their environment. It may also be defined as the branch of biology that deals with microorganisms and their effect on other living organisms. अब इसकी दूसरी बेहतर डेफिनेशन उसने ये बताई है कि ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पे उनका इफ़ेक्ट देखते हैं। तो माइक्रोब क्या होता है? माइक्रोब इज़ अ टर्म फॉर टिनी क्रिएचर दैट इंडिविजुअली इज़ टू स्मॉल टू बी सीन विद अनएडेड आइज़। कहता है माइक्रोब एक ऐसी मखलूक है जो इतनी छोटी होती है कि आम आँख से नज़र नहीं आती, और उसमें शामिल हैं बैक्टीरिया, वायरस, आर्ची, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा और रिकेट्सिया। इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है जी थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो का मतलब होता है हीट, एसिडो मतलब एसिडिक, और फाइल कम्युनिटी। ये आगे लिखा हुआ है थ्राइव्स इन सुपर हॉट, सुपर एसिडिक कंडीशंस, द रेड स्टफ ऑन द रॉक्स, दिस इज़ आर्ची बैक्टीरिया। यानी ये बैक्टीरिया की वो काइंड है, स्पेशल काइंड है, जो इंतहाई गर्म, इंतहाई तेज़ाबी इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करती है। ख़ास तौर पे कहाँ मौजूद होते हैं? रेड माउंटेन्स की टॉप के ऊपर, मतलब रेड स्टफ़ ऑन द रॉक्स, रॉक्स के ऊपर जो हमें लाल लाल सी चीज़ नज़र आ रही होती है, उस पे ये मौजूद होते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी की तारीख़ क्या है, कहाँ से ये शुरू हुई थी, कौन सा पहला ऑर्गेनिज़म था, किस तरह उसको देखा गया, फिर क्या हुआ, और फिर किस किस ने क्या क्या इसके अंदर इन्वेंशंस की, वो अब पढ़ते हैं हम। 1665 में रॉबर्ट हुक, एक इंग्लिश साइंसदान था, उसने माइक्रोस्कोप और उसके इस्तेमाल का डिसेप्शन नज़रिया दिया। बट ही डिड नॉट इन्वेंट इट। उसने सिर्फ नज़रिया दिया कि अगर कुछ ऐसा हो कि छोटी सी चीज़ के आगे अगर बड़ा सा एक शीशा या लेंस या ग्लास लगाया जाए तो वो हमें बड़ी नज़र आएगी, ठीक है। उसने इन्वेंट नहीं किया, दरियाफ्त नहीं किया। ही डिस्क्राइब्ड अ स्लाइस ऑफ कॉर्क। उसने कॉर्क के स्लाइस को डिस्क्राइब किया, एंड सजेस्टेड दैट कॉर्क वॉज कम्पोज्ड ऑफ कंपार्टमेंट विच ही कॉल्ड सेल्स। उसने कहा एक कॉर्क है, यानी कॉर्क वो जो हम फ़नल के ऊपर लगाने के लिए लगाते हैं ना, कोई बोतल को बंद करने के लिए वो जो ढकना बंद करने के लिए रेड सा होता है, उसको कॉर्क कहते हैं। उसने कहा अगर हम इसको एक स्लाइस में काटें तो हमें पता चलेगा इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, डब्बे हैं, इसकी साख्तें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक दीवार को देखें, तो अगर दीवार को कोई देखने वाला कहे ये अगर है तो वैसे ये दीवार, लेकिन इसका बेसिक जो यूनिट है वो है ईंट, एक ईंट। तो इस तरह उसने सेल का कॉन्सेप्ट दिया कि हम जो ह्यूमन बॉडी हैं या कोई भी दूसरी जानदार हैं, अगर वो मल्टी सेलुलर हैं, काफ़ी सारे सेल से मिलके बने हैं, लेकिन उनकी इकाई एक सेल है। The discoveries of Hooke and other scientists showed that microscope is an important tool for discover the secrets of life. हुक ने ये दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया कि, और दूसरे साइंसदानों ने, कि माइक्रोस्कोप एक अहम ज़रिया है, टूल है लाइफ के सीक्रेट्स को डिस्कवर करने का, ठीक है। Leeuwenhoek revealed his descriptions of microorganism in 1670
बाय द इन्वेंट ऑफ ए सिंपल एंड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। लेवेनहुक ने अपनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डिस्क्रिप्शन इस तरह दी 1670 में, सिंपल और सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप दरियाफ्त करके उसने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डिस्क्रिप्शन को रिवील किया, दरियाफ्त किया, ढूंढा। ये बात याद रखनी है, किसने? इंग्लिश साइंसदान रॉबर्ट हुक 1665 में उसने माइक्रोस्कोप का डिस्क्रिप्शन दिया कि कोई चीज़ ऐसी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है। फिर लेवेनहुक ने उसको इन्वेंट कर लिया, सिंपल और सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, लेंस लगा के एक छोटा सा। इन 1674, 4 साल के बाद, ही कॉल्ड टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज एनी मालिक्यूल्स। उसने टिनी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाम देना शुरू किया कि ये लेंस के अंदर अब जो नज़र आने लगी है ना चीज़ें, इनको छोटे जानवर कहेंगे, माइक्रो एनिमैलिक्यूल्स कहेंगे, विच वॉज अ टर्म यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाई हिम, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए उसने टर्म यूज़ की, क्योंकि उस टाइम उसको पता नहीं था कि उसको हम क्या कहें। ही आउटलाइंड दी स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द फेमिलियर प्रोटोजोआ एंड पैरामेशियम एंड अमेबा। तो असल में उसने पानी शानी उठाया होगा, आपको पता है कि काई लगा हुआ पानी ग्रीन होता है, अमीबा होता है, उसके ऊपर ग्रो किया होता है। प्रोटोजोआ, पैरामेशियम और अमीबा को उसने एक जैसे मिलते जुलते ये स्ट्रक्चर उसको पानी में देखने को मिले। ही डाइड इन 1723 में वो फौत हो गया। अब है जी स्कोप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, यानी इस बुक का, इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आगे इसकी क्या फर्दर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, फ़ायदे क्या हैं और पहले क्या हो चुके हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कोप। जैसे आप जो डिग्री हासिल कर रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की, इसका स्कोप आपको अच्छी तरह पता है कि आप फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं और आप अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं अपने लाइसेंस के ऊपर। तो इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप ये है, द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, यीस्ट एंड वायरसेस। Without the harmless organisms which convert complex material in simple substances, life would be uncertain। कहता है कि हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स को निकाल के अगर देखा जाए तो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बेनिफिशियल हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन था। पूछें कैसे? हमारी बॉडी के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे खानों के अंदर, हर चीज़ के अंदर माइक्रोब्स हैं जो अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमें फ़ायदा दे रही हैं। मिसाल के तौर पे जो हम खुराक खाते हैं ना, उधर से शुरू करें। जो पौधे खुराक बना रहे हैं उनकी मिट्टी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को हवा से निकाल के फ़िक्स करते हैं पौधे के अंदर, उनको नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। वहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट हुए कि क्रॉप्स के बनने में, बनाने में उनका फ़ायदा हुआ। हमारे जिस्म के अंदर पूरी हमारी जो इंटेस्टाइन है, ऑरल कैविटी से लेके आगे तक, वो पूरी माइक्रोब से भरी हुई है और वहाँ पे माइक्रोब्स बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं जिससे हमारा खाना हज़म होता है और जो हमारा माइक्रोफ्लोरा बनाते हैं। हमारी पूरी स्किन के ऊपर सारा माइक्रोफ्लोरा जो कि बेनिफिशियल है हमारे लिए, जो किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं आने देता, वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वजह से दही को ले लें, खानों को ले लें, उसके अंदर माइक्रोब्स ही हैं। उसके बाद आप बीवरेजेस को ले लें, मतलब जो आप ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से सब कुछ हुआ हुआ है। जो मिल्क है उसकी हम योगर्ट खाते हैं, उसके अंदर भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो है वो माइक्रोब्स का कल्चर ही यूज़ हुआ हुआ है। तो इसलिए माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जो आप चीज़ खाते हैं, यीस्ट खाते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। यीस्ट एक फंजाई है। जो चीज़ है वो बनती है, आपको पता है, दूध के अंदर हम एक माइक्रोब ऑर्गेनिज्म का एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, रेनिन, उससे वो चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इंटरेस्ट इन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज़ बिन द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो कहता है यही चीज़ थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसानों की लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। इसी इंटरेस्ट से, इसी ही इंटरेस्ट ने माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन को रखा, बुनियाद रखी। मैं बता चुकी हूँ नंबर 4 पे कि द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड सोरिंग ऑफ मिल्क आर नेचुरल प्रोसेसेस लॉन्ग नोन टू मैन। दूध ख़राब क्यों होता है, खट्टा क्यों होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। क्यों? जब आप उसको मुसलसल बाहर रखते हैं तो 37 डिग्री टेम्परेचर पे, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ का, बैक्टीरिया के ग्रोथ का अच्छा टेम्परेचर है। मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं या एसिडो, कुछ एसिडिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपना एसिड छोड़ देते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं।
उसके बाद वो जो मिल्क है वो खट्टा हो जाता है और उसकी फुटकियाँ बन जाती हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें शुरू से, जब बचपन मतलब शुरू से जब से मिल्क की इन्वेंशन हुई है तब से अगर मिल्क ख़राब होता था तो उसकी वजह तो साइंसदान पता करना चाह रहे होंगे ना। तो जब उन्होंने पता कि तो उन्हें पता चला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसके अंदर होते हैं जिनको ये टेम्परेचर मिले तो वो ग्रो करते हैं और दूध ख़राब करते हैं। येट व्हेन दीज चेंजेस अकर्ड वर अननोन अंटिल पास्चर से पहले तक ये तब्दीलियाँ जो है ना किसी को भी नोन नहीं थी। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में शोड skeptical word that yeast and bacteria converted sugars to alcohol and acids। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। उसने बताया कि 19वीं सदी के एंड पे हमें ये पता चला कुछ यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं शुगर्स को, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्कोहल्स एंड एसिड्स में। आगे है जी, अल्कोहल प्रोड्यूस किया तो समझ लें अल्कोहल से हमें बीवरेज वगैरह मिल गई। एसिड्स प्रोड्यूस किए तो समझ लें वो मिल्क के अंदर भी जब शुगर होती है, जो भी शुगर होती है उसको यीस्ट या बैक्टीरिया कन्वर्ट करके एसिड बना देता है जिसकी वजह से वो खट्टा हो जाता है। इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ हैड अ डिसाइसिव रोल इन शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। उसने कहा वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक हतमी किरदार है। Number 6 है the growth of pharmaceutical industry in recent decades have been paralleled by rising standards for product quality and more rigorous regulation of manufacturing procedure। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ जो करीबी दहाइयों में, उसने कहा है कि इंसान की प्रोडक्ट क्वालिटी और ज़्यादा तेज़ चीज़ों की बनावट में बनाने में बराबर हो चुकी है। यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है ना वो आपकी जो बढ़ते हुए स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब आप क्वालिटी भी अच्छी चाह रहे होते हैं और चीज़ ज़्यादा भी चाह रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहता है वो बराबर हो गई है। फॉर अ स्टीराइल प्रोडक्ट, अब स्टीराइल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी हार्मफुल या बेनिफिशियल बैक्टीरिया मौजूद ना हो, इसको कहते हैं पैथोजन फ्री प्रोडक्ट। फॉर अ स्टीराइल प्रोडक्ट क्राइटेरियन ऑफ क्वालिटी इज सिंपल, देयर शुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाटसोएवर। कोई भी जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मौजूद नहीं होगा स्टीराइल प्रोडक्ट में। एमसीक्यू में आ सकता है आपको ये कि व्हाट इज़ अ स्टीराइल प्रोडक्ट, और अ स्टीराइल प्रोडक्ट मीन्स देयर इज़ नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, इस तरह करके ना। तो स्टीराइल वो है जिसके अंदर नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो। द प्रोडक्ट शुड देयरफॉर बी एबल टू पास अ टेस्ट फॉर स्टीरिलिटी and knowledge of the procedure and interpretation of results of such test is an important aspect of pharmaceutical microbiology। अब कह रहा है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम ये तैयार करते हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी से मुराद है कि जितनी भी फार्मेसी की चीज़ें हैं जो स्टीराइल प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि इंजेक्शंस हैं, ठीक है, जैसा कि ऑइंटमेंट्स हैं, इंजेक्शंस हैं और चीज़ें हैं जिनको हमने माइक्रोब्स फ्री प्रोड्यूस करना है, यानी हमारे खून के अंदर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम उसको अफोर्ड नहीं करते। इस मकसद के लिए जब आपको इंजेक्शन आपकी वेन में लगाया जाता है तो अगर वो साफ़ नहीं होगा, उसके अंदर कोई माइक्रोब होगा, बनाने के दौरान आ गया होगा, तो वो इंसान की सेहत के लिए जो मिज़र है, ख़राब है, वो उसकी डेथ का काज बन सकता है। तो इस मकसद के लिए उसने कहा हमारे पास स्टीरिलिटी टेस्ट्स हैं और उनकी रिज़ल्ट्स की इंटरप्रिटेशन भी हैं। इंटरप्रिटेशन कहते हैं कि जो स्टीरिलिटी के टेस्ट आए हमारे पास, उनको हम अच्छी तरह से जज करें कि कितने माइक्रोब आए हैं तो हमने उस बैच को, उस इंजेक्शन को पास करना है, और कितने अमाउंट से कम आई है तो हम इसको कहेंगे कि ये सेफ़ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि जी इट इज़ ऑब्वियस दैट मेडिसिन्स कंटेमिनेटेड विद पोटेंशियली पैथोजेनिक microorganisms are a safety hazard, so medicines administered by vulnerable routes or to vulnerable areas of the body are manufactured as sterile products। कहता है ये ऑब्वियस है कि जो मेडिसिन्स पोटेंशली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या होती हैं, कंटेमिनेट कर जाती हैं, वो एक सेफ्टी हैज़र्ड है, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो मेडिसिन्स जो वल्नरेबल रूट्स है, यानी इंजेक्शंस के ज़रिए दी जाएँ या बॉडी के एरियाज़ में दी जाएँ, वो उन तमाम को स्टीराइल प्रोडक्ट्स में के तौर पे मैन्युफैक्चर करना ही हमें करना है, वरना इंसान को इसका नुकसान होगा। नंबर 10 पे है जी डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी जगह को डिसइंफेक्ट करना, माइक्रोब से पाक करना, साफ़ करना।
disinfection and the properties of chemicals, biocides, used as antiseptics, disinfectants, and preservatives are subjects of which pharmacists and other persons responsible for the manufacturing of medicines should have a knowledge both from the perspective of biocide use in the product formulation and manufacture, and because antiseptics and the disinfectants are pharmaceutical products in their own right. उसने कहा ये डिसइंफेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और हमें ना केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को जो कि एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ होते हैं, जब आप इंजेक्शन लगवाते हैं अपने हाथ पे तो सबसे पहले आपके हाथ पे वो अल्कोहल का स्वैब घुमाता है। वो क्यों करता है? वो आपकी उस सरफेस को डिसइंफेक्ट करता है। फिर जहाँ पे आपने हाथ रख के बैठे होते हैं, जो काउंटर होता है उसको भी अल्कोहल से साफ़ करता है। क्यों करता है? ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस जगह से आपके अंदर ना जाए, हवा के ज़रिए ना जाए, स्किन के ज़रिए ना जाए और किसी और ज़रिए से ना जाए। जब आपने किसी अगले की बॉडी को प्रिक करना है तो उसके करीब हवा में, सरफेस पे और आपकी इंजेक्शन के ऊपर कहीं पे भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म पैथोजेनिक ना हो। उसकी सफाई के लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आगे जी, इंजेक्शंस आर आल्सो सब्जेक्टेड टू अ टेस्ट फॉर पायरोजेंस। अब पायरोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का नाम है जो आपको हाई टेम्परेचर कर देते हैं, मतलब बॉडी में जाते हैं, सुवेयर रिएक्शन करते हैं और आपको बुखार कर देते हैं। तो इंजेक्शंस का हम स्पेशली पायरोजन टेस्ट करते हैं कि कहीं इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है कि वो बॉडी में जाके एकदम टेम्परेचर हाई कर दे बंदे का, तो बंदा हाइपोवोलेमिक शॉक से मर जाए, मतलब हाई टेम्परेचर से उसको प्रॉब्लम कोई कुछ भी हो जाए, उसकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए तो मे बी उसको कोई शॉक लगे। इंजेक्शंस आर आल्सो सब्जेक्टेड टू अ टेस्ट फॉर पायरोजेंस। These are substances that cause a rise in body temperature which introduces into the body. Sterile medicines may be manufactured by two different strategies. Sterile medicines जो हैं वो दो different strategies से बनाई जा सकती हैं, यानी जो सही हों। The most straightforward and preferred opinion is to make the product, pack it in its final container and sterilize it by heat, radiation and other means. कहता है सबसे जो सीधा तरीका है और प्रेफर्ड ओपिनियन है प्रोडक्ट बनाने की, वो ये कि इसको फ़ाइनल कंटेनर में पैक करने के बाद हम इसके अंदर हाई रेडिएशन गुजारें और हाई रेडिएशन से वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर उसके अंदर कोई एक आधा रह भी जाता होगा वो मर जाएगा उससे। समझ लें हाई रेडिएशन ना छोटी छोटी बुलेट्स की तरह है, जब वो इंजेक्शन की वायल से गुजरेंगी, बेशक पैकिंग में है एक आपका ना बड़ा इंजेक्शन जो आता है वो डब्बी सी में है, पैकिंग में है, रेडिएशन ऊपर से नीचे को गुजारें या दाएं से बाएं को गुजारें, वो पैकिंग के अंदर से यानी उस गत्ते के अंदर से भी पास हो जाएंगी और शीशे को भी क्रॉस कर जाएंगी और अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसके अंदर भी गोलियां मारती हुई अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उनको नीचे बिठा देंगे और ख़ुद सा गुजर जाएंगी। तो इस तरह करके आपकी जो वो इंजेक्शन होगा, प्रोडक्ट होगी, वो स्टेरलाइज हो जाएगी कि फ़ाइनल एट द एंड स्टेज पे हम उसको ये रेडिएशन से गुजार दें, हीट रेडिएशन। द अल्टरनेटिव इज़ टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट फ्रॉम स्टीराइल इंग्रेडिएंट्स under conditions that do not permit the entry of contaminating microorganism. Spoilage of medicines as a result of microbial contamination, although obviously undesirable, has as its main consequence financial loss rather than ill health on the part of patient. Alternative, इसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप एंड पे साफ़ करने की बजाय जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके दौरान ही सरफेस साफ़ रखें, मटेरियल इंग्रेडिएंट साफ़ यूज़ करें, हर चीज़ साथ साथ साफ़ यूज़ करें ताकि एंड पे आपको ये यकीन हो कि आपने साफ़ सुथरी चीज़ों से चीज़ बनाई है तो वो डेफिनेटली अच्छी बनी होगी, सही बनी होगी, माइक्रोब्स फ्री होगी। आगे जी माइक्रोबायोलॉजी का फ्यूचर, मतलब नेक्स्ट आप माइक्रोबायोलॉजी को, ये तो थे जो अब तक काम हो चुके हैं, हो रहे हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है माइक्रोबायोलॉजी में। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेरिलिटी, किसी भी चीज़ को माइक्रोब्स फ्री करना, ठीक है, सरफेस हो चाहे आपकी कोई मटेरियल्स हों, कोई प्रोडक्ट्स हों, एनीथिंग। उसके बाद है जी फ्यूचर में क्या हाँ इम्पॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी। सम साइंस डोमिनेट्स द 20th सेंचुरी, या 20th सेंचुरी में साइंस डोमिनेट कर रही है। द माइक्रोबायोलॉजी इज़ वन ऑफ द न्यूअर साइंसेस, ये एक नई साइंस है। माइक्रोबायोलॉजी इज़ डायनेमिक, एक्सप्लोडिंग एंड रेवोल्यूशनरी। डिफरेंट है, डाइवर्स है, डाइवर्स मतलब बहुत फैली हुई है, वसी है। एक्सप्लोडिंग मतलब धमाकेदार है, और रेवोल्यूशनरी और इससे इर्तिकाई है, रेवोल्यूशनरी है।
मसलन द माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड वैक्सीन्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ही वैक्सीन्स को डिस्कवर किया। अब आप ये देख लें, जो कोरोना आउटब्रेक चल रही है इसमें भी हमें वैक्सीन का इशू आ रहा है ना, तो ये सब्जेक्ट कौन डील करता है? ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स डील करते हैं। जिस तरह सेफ्टी सिक्योरिटी करके आपको उन पेशेंट्स को ट्रीट करना पड़ता है, वो कौन डील करते हैं? उनका किसको पता होता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पता होता है कि किस बायोसेफ्टी इक्विपमेंट्स को आपने यूज़ करना है, अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कैसे किस तरह यूज़ करने हैं कि आपकी वर्कर की सेफ्टी भी हो, एनवायरनमेंट सेफ्टी भी हो और पेशेंट की सेफ्टी भी हो। तो वैक्सीन्स, उसने कहा कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने वैक्सीन डिस्कवर की है। किस डिज़ीज़ के लिए सबसे पहले डिस्कवर थी? स्मॉल पॉक्स और पोलियो के लिए, ठीक है। एंड ड्रग्स सच एज पेंसिलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और ड्रग उन्होंने डिस्कवर की पेंसिलिन, ठीक है, और स्मॉल पॉक्स और पोलियो के लिए। द डिस्कवरी ऑफ सम ऑफ द विटामिन्स, कुछ विटामिन्स की जो डिस्कवरी है, एंड अदर बेसिक फूड मटीरियल्स हैज़ रिजल्टेड फ्राम द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ विटामिन्स की डिस्कवरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से निकली है। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो हमारे ख़ास किस्म के विटामिन्स बनाते थे। हमने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सट्रैक्ट किया, अलहदा कर लिया, और अलहदा करके उनको खुराक दी। देने के बाद उनसे वो विटामिन्स निकले। उन विटामिन्स को हमने निकाल लिया और हमने निकाल के उसको अपने इम्पॉर्टेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब वो विटामिन्स जो नेचर में कॉमनली नहीं मिल रहे थे, वो किसी माइक्रोब से मिलने शुरू हो गए, तो हमारे प्रॉब्लम्स हल होने लगे। तो इस तरह ये हमारे ह्यूमन फ्रेंड्स हुए, ह्यूमन्स के दोस्त हुए माइक्रोब्स ना। उसके बाद द नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द सेल एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सर्टन सेल पार्ट्स इन हेरिडिटी एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो कुछ देखें, जो हमें शुगर होती है उसमें इंसुलिन का पार्ट है कि इंसुलिन इशू करती है। तो हम क्या करते हैं, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके जीनोम के अंदर इंसुलिन बनाने वाली जीन डाल देते हैं। जीन डालने के बाद हमारे पास ढेर सारी मिकदार में इंसुलिन आ जाती है। और आज जो हम इंजेक्शन्स लगाते हैं, शुगर वाले पेशेंट्स इंसुलिन लगाते हैं, वो कहाँ से निकलती है? वो इसी तरह हमने बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करके अपनी पसंद की चीज़ें उनसे बनानी शुरू की हुई हैं। The microbiologist may use microorganisms as a source, possible sources of food and oxygen for the space travelers. अच्छा, स्पेस में आपको पता है टाइम, एनवायरनमेंट और कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो अपने साथ फूड और ऑक्सीजन का सोर्स के तौर पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके जाते हैं। वो कच्ची कोई बीज ले जाते होंगे, साथ पानी ले जाते होंगे, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस खुराक को कन्वर्ट करते हैं, वो अपना इस्तेमाल कर लेते हैं उस फूड को, लेकिन उस फूड को हमारे इस्तेमाल के काबिल भी बना देते हैं, यानी उसको बड़ा कर देते होंगे। तो इस तरह, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि नाइट्रोजन फिक्स कर लेते होंगे। तो द फिजिशियंस नीड्स नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टू फाइट डिजीज़। उसने कहा कि फ़िज़िशियन को माइक्रोबायोलॉजी की ज़रूरत होती है, उसके नॉलेज की ज़रूरत है कि डिज़ीज़ के साथ लड़ने में, कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से इस बंदे को डायरिया हुआ है, बुखार हुआ है, इसकी कंडीशन ऐसी हुई है। और बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम चलती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से ही होती है। कोई बाहर से इंजरी हो वो अलग चीज़ है, लेकिन अंदर के जो भी हमें प्रोसेसेस प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डिसबैलेंस की वजह से होते हैं। Industrial scientists often utilize microbiology in the manufacturing of useful chemical products. अपने इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं माइक्रो साइंटिस्ट, वो इस माइक्रोबायोलॉजी को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। द जियोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंटली यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हिज सर्च फॉर ऑयल। अब ये जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो ज़मीन की स्टडी करते हैं, वो कहता है अपनी ऑयल की सर्च में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। कैसे? अच्छा, हमें ये नॉलेज है कि फ़लाँ जगह पे अगर ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज़म आया, मौजूद हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑयल है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज़म ऑयल में सर्वाइव करता है या ऑयल के करीब करीब रहता है। हम क्या करते हैं, एक ऐसी ज़मीन को खोदते हैं, खुदाई करते जाते हैं, उसकी डिफरेंट मट्टियाँ निकाल लेते हैं, उस मट्टी को उस ख़ास मीडिया पे रख देते हैं, डाल देते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चले कि फ़लाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो कर जाए, अगर वो हो तो जिस मिट्टी के ऊपर वो ग्रो कर जाता है, हमें पता चल जाता है कि इस ज़मीन के अंदर ऑयल है। तो इस तरह ये हमारे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है ये माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि हमें इनसे क्या क्या कुछ पता चलता है। स्पेस हो गई, ज़मीन हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, हम हो गए, खुराक हो गई, हमारी सारी मेडिकल हो गई, तो हर जगह पे ये माइक्रोबायोलॉजी का इन्फ्लुएंस है। तो दस माइक्रोबायोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ
टू द फार रीचेस ऑफ द आउटर स्पेस। उसने कहा ज़मीन की गहराइयों से लेके आउटर स्पेस तक माइक्रोबायोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे, फिर फर्दर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी एंड ऑल वी विल डिस्कस। थैंक यू।